फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DC2 के यूनिट 3 को पढ़ रहे थे। ब्लॉक 1 के यूनिट 3 को आज हम लोग उसके लास्ट पार्ट को करेंगे, तो यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, हेल्थ फॉर ऑल के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो था वो मई 1977 में उसने डिसाइड किया था कि जितने भी गवर्नमेंट है पूरे विश्व के, WHO, वो आने वाले वर्षों में कि 2000 तक जो है, चूंकि 1977 में डिसाइड होता तो 2000 तक वो लोग जो है ये एक टारगेट लेके चलेंगे कि आने वाले 2000 तक जो है सारे लोग जितने हैं दुनिया के, उन सबको ऐसा हेल्थ मिले, उन सबका स्वास्थ्य इतना अच्छा रहे कि उनको जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक जीवन अच्छे से जी पाए, है प्रोडक्टिव जीवन भी जी पाए, जैसे कि वो समाज को भी कुछ दे, खुद भी और आर्थिक स्थिति से भी पैसे भी वो आराम से कमा सके और उनका स्वास्थ्य इतना ठीक रहे। ठीक है, इस गोल का नाम उन्होंने रखा था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। ये जो टारगेट लिया गया था हेल्थ फॉर ऑल, ये कहाँ पे लिया गया था? अल्मा आटा है एक जगह, वहाँ पे ये डिक्लेरेशन लिया गया था अल्मा आटा में। तो उन्होंने बोला कि प्राइमरी हेल्थ केयर को, उन्होंने बोला किसी भी देश का मेन सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्रारंभिक या आरंभिक स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि जो है एक आरंभिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलेगी, तब जाके जो है उसको पूरे विश्व में उसको माना जाएगा कि हाँ, इस देश में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, अब जो है प्रारंभिक या आरंभिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो ये डिक्लेरेशन के हिसाब से आरंभिक स्वास्थ्य सेवा ये थी कि एक एसेंशियल हेल्थ केयर मिले, बहुत ही जरूरी स्वास्थ्य की देखभाल मिले, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation at a cost that the community and the country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination। इस डिक्लेरेशन के हिसाब से आरंभिक स्वास्थ्य सेवा क्या होनी चाहिए कि इस तरह की स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए जिसको कि किस तरीके से बनाया गया है, प्रैक्टिकली सोच के बनाया गया है, साइंटिफिकली तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सोच के बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी वैद्य जो तो झाड़ फूक करने वाले लोगों से स्वास्थ्य सेवा ली जा रही है, वैसे नहीं, अच्छे से सोच समझ के बनाया गया हो और जो है साइंटिफिकली साउंड हो, कि वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, समाज में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना। समाज जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा हो, समाज उसको स्वीकार कर रहा हो और उसमें टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाएं जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं एक कम्युनिटी में, उन सबको वह मिलनी चाहिए। और इसमें क्या होगा कि कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, हाँ, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करे, यानी कम्युनिटी से भी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लोग आए और इस तरह के खर्चे पे मिलनी चाहिए लोगों को जितना कि वो कम्युनिटी के लोग उसको अफोर्ड कर सके, कोई देश उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, ताकि जो है सारे लोगों का एक विकास हो सके। ठीक है, सारे लोग सेल्फ रिलायंट हो सके, अपने अपने सहारे जीवन जी सके, एक मकसद लेके, एक भरोसा लेके अपने सहारे जीवन जी सके। ठीक है, तो इस तरीके से प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर स्टैंड्स ऑन 4 पिलर्स। अब जो है प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा 4 उसके स्तंभ है, पिलर है। क्या? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, उसमें ये कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। दूसरा क्या है? इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ये है एक सेक्टर के लोग, जैसे मेडिसिन वाला सेक्टर है और डॉक्टर वाला सेवा सेक्टर है, हॉस्पिटल वाला सेक्टर, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से सही यूज होना चाहिए, सही टेक्नोलॉजी का उसको बराबर रूप में सब तरफ सारी स्वास्थ्य सेंटर पे बांटना चाहिए। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, इसका उसूल क्या होगा कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। हाँ, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य उनके अपने हाथों में होना चाहिए। लोगों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो स्वास्थ्य को अपना ठीक रख सके
और उन इतने कम खर्चे में उनको ये स्वास्थ्य सेवाएँ देनी चाहिए कि लोगों की स्वास्थ्य उनके अपने हाथों में होनी चाहिए। वो जो है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए लोग कि हाँ, हम इतने खर्चे में आराम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। ठीक है? अब ये जो डिक्लेरेशन है एल्मा-अटा का, वो यह बताता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए। प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज होना चाहिए, यानी कि जो है उसको ऐसी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए जो प्रमोट करे ताकि हाँ, अच्छे से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हाँ, और भी मिले। प्रिवेंटिव, लोगों को किसी बीमारी से बचने के लिए ही पहले से उनको नॉलेज देना चाहिए। क्यूरेटिव, अगर किसी कोई बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट लोगों को होना चाहिए। और रिहैबिलिटेटिव, लोग किसी बीमारी से उठे, चाहे वो मेंटल बीमारी हो या फिजिकल बीमारी हो, उसके बाद उनको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया तो उसको कैसे फिजियोथेरेपी वगैरह दिया जाए कि वो एक्सरसाइज कर सके, तो रिहैबिलिटेटिव इसको बोलते हैं। किसी को नशे की आदत है, नशा उसने छोड़ दिया पर अभी भी उसकी आदत उसको परेशान करी, तो उसको कैसे अच्छे से जीवन जीना सीख पाए, ये सब कुछ जो है रिहैबिलिटेड सर्विसेज होने चाहिए। प्रमोटिव होने चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रमोशन होना चाहिए इसमें कि हाँ, लोगों को और स्वास्थ्य सेवाएं मिले। प्रिवेंटिव होना चाहिए, किसी बीमारी से बचने के लिए लोगों को नॉलेज देना चाहिए। क्यूरेटिव होना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज मिलना चाहिए, मैंने कि जो बीमारी से उठ गए हैं तो उनको रिकवरी करने में समाज में ताकि वो जी सके उसके लिए उनको मदद करनी चाहिए। तो ये सब कुछ होना चाहिए। तो इसमें जो है इस फॉलोइंग पॉइंट्स होना चाहिए, आगे फॉलोइंग पॉइंट्स होना चाहिए कि लोगों को यह जो है यह एजुकेशन देना चाहिए कि जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी रह रहे हैं कि किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसका नॉलेज लोगों को देना चाहिए। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को और क्या करना चाहिए, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई। तो ये जो प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसको ये उनको ये एजुकेशन मिलना चाहिए, साथ ही वो लोगों को एजुकेट करें कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है और कैसे उनको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उनको होने से रोका जा सके उस तरह की बीमारियों को। साथ ही साथ हेल्थ सेंटर की तरफ से ये होना चाहिए कि ठीक से फूड सप्लाई मिले लोगों को, उस बात को वो प्रमोट करे, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, पोषक तत्व ठीक तरीके से मिल रहा है कि नहीं, इसको भी देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर वालों को करना चाहिए। फिर लोगों को सेफ वाटर मिल रहा है कि नहीं, जितना ज़रूरत है पीने का पानी, साफ सुथरा पानी उनको मिल रहा है कि नहीं, बेसिक सैनिटेशन मिल रहा है कि नहीं, बाथरूम वगैरह लोगों के पास है कि नहीं, टॉयलेट्स है कि नहीं। फिर साथ ही मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होना चाहिए कि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल हो रहा है कि नहीं, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। फिर जितने भी मेजर इन्फेक्शियस डिजीजेज है, मतलब कि जितने भी इन्फेक्शन से, संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां हैं, उसके खिलाफ उनको टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि नहीं। इसी तरह जो भी महामारी जैसी डिजीजेज है, बीमारी है, उनको पहले से ही रोका जा रहा है कि नहीं, प्रिवेंट किया जा रहा है कि नहीं, और उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं। इसी तरह जो कॉमन बीमारियां होती है, ठंड, चोट लगना, इन्फेक्शन, वो सब का ठीक ठाक ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, चोट लग रहा है लोगों को उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। साथ ही साथ जो ज़रूरी ड्रग्स है, ज़रूरी बीमारियां हैं, वो लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, ये सब उस डिक्लेरेशन में बोला गया कि प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं में ये सब कुछ होना चाहिए। अब उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इंडिया का, उसने 1982 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में उन्होंने एक बनाया। क्यों? क्योंकि उनका एक गोल था, WHO के साथ मिलकर एक गोल था ना उस डिक्लेरेशन में कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, ये था, इसीलिए उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाया जिसको 1983 में अप्रूव किया गया। समय के साथ हमारे देश का भी हेल्थ सीन बदला है, नए नए चैलेंजेस आए हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आए हैं, और वो इस पॉलिसी के भीतर काम नहीं हो पा रहा है उन प्रॉब्लम्स का। इसलिए इस पॉलिसी को फिर से रिवाइज किया गया और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को लॉन्च किया गया फिर से। ये पॉलिसी का क्या एम था कि एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ अमंग द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू बी अचीव्ड एंड सेट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय ईयर 2015। ये पॉलिसी ने ये एम किया कि लोगों को में एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, वो भी इस स्टैंडर्ड का जो कि स्वीकार्य हो, इस तरह का स्वास्थ्य लोगों में होना चाहिए। जनरल जो जनसंख्या है देश की, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वीकार्य स्वास्थ्य होना चाहिए,
साथ ही साथ इस तरह का गोल्स उन लोगों ने बनाया कि हाँ 2015 तक हम उन सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। और ये पॉलिसी में ये भी बोला गया NHP 2002 में कि मोर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फॉर एवरीवन, कि जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बराबर रूप से सभी लोगों में बंट पाए, लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। और फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड फर्स्ट एंड क्यूरेटिव इनिशिएटिव्स एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल है शुरुआत का, उसमें ये फोकस दिया जाए कि बीमारियों की शुरू से ही रोकथाम कर दी जाए, लोगों को बीमारियां ना हो। साथ ही साथ फर्स्ट लेवल का उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो जाए प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। तो जो मेन डिजीज उस समय थी देश में, जो कि पूरा एक भार के जैसा बीमारियां लग रही थी देश में, वो क्या था, ट्यूबरक्यूलोसिस था, मलेरिया, HIV, एड्स, ये सब के ऊपर प्राइमरी गवर्नमेंट फोकस कर रहा था। और उस पॉलिसी में ये भी एम्फसाइज किया गया कि ड्रग्स जो है, दवाइयाँ जो है उसको भी रैशनल यूज़ हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही दवाइयाँ दी जाए, एक्सेसिव दवाइयों का यूज़ लोगों को नहीं कराया जाए, और वो भी एलोपैथिक सिस्टम के भीतर होगा। ठीक है। पॉलिसी में बहुत सारे गोल्स बनाए गए, जो कि उन्होंने टारगेट बनाए कि 2005, 2007, 2010 और 2015 तक इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। अब है कि जनसंख्या के अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कैटेगरी में हेल्थ स्टेटस का गैप बहुत बढ़ने लगा जनसंख्या में। जबकि मेडिकल केयर बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री भी ठीक हुआ, तो भी जो है हेल्थ स्टेटस अलग अलग पॉपुलेशन की जनसंख्याओं में बहुत ही गैप हो गया उसमें। किसी तरह किसी कम्युनिटी में या किसी एरिया की पॉपुलेशन को अच्छा से हेल्थ सर्विसेज मिला, किसी एरिया की पॉपुलेशन को अच्छे से हेल्थ सर्विसेज नहीं मिला। ठीक है। तो इसीलिए इस पॉलिसी को फिर से रिवाइज किया गया और एक नया हेल्थ पॉलिसी 2017 में फिर बनाया गया। अब ये जो 2017 में हेल्थ पॉलिसी बनाया गया, ये एम करता है कि हेल्थ केयर एक एश्योर्ड मैनर में, पूरा एक प्रॉमिस के जैसा सबको हेल्थ केयर मिले। ठीक है। और वो जो पॉलिसी है वो करता है कि आज के समय में जो भी चैलेंजेस आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आर्थिक स्थिति लोगों की बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, साथ ही साथ महामारियों का सिनेरियो भी बदल रहा है, उस हिसाब से उन सबको सामना करने के लिए एक एश्योर्ड मैनर में, एक पूरा विश्वसनीय तरीके से लोगों को हेल्थ केयर मिला जाए। तो ये जो न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 था, उसका की हाईलाइट्स क्या था, उसका मेन पॉइंट्स क्या है? उसका मेन पॉइंट्स है कि टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस बाय प्रमोटिंग प्रिवेंशन एंड वेलबींग। कि पहले फोकस था कि जो सिक केयर, जो बीमार है उनकी देखभाल करना, तो उसकी जगह अब क्या है, फोकस वेलनेस की, नहीं लोग पूरे ठीक ठाक रहने चाहिए, बीमारी को देखभाल नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, लोग ठीक ठाक रहने चाहिए, उनका हेल्थ शुरू से ही ठीक रहना चाहिए। ठीक है। ताकि वो कैसे करेंगे, बाय प्रमोटिंग प्रिवेंशन एंड वेलबींग, लोगों को बीमारियों होने के पहले ही रोकथाम उनको करना है, उनके लिए उनको जागृत करना है, साथ ही साथ वो पूरे स्वस्थ रहे उनके लिए अच्छे से उनको पोषक खाना देना है। इसी तरह इस पॉलिसी में ये भी डिस्कस किया गया कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक के ऊपर जो स्वास्थ्य खर्चाएं खर्च हो रही है, वो देश का GDP जितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 2.5% का पैसा उसमें लगाया जा सके। पब्लिक हेल्थ खर्च को बढ़ाया गया। ठीक है। हेल्थ सिस्टम को और ताकत दिया गया, तो बल दिया गया, क्यों? बाय एंश्योरिंग एवरीवन हैज एक्सेस टू, हेल्थ सिस्टम को और ताकत मिला जब जब यह पूरा विश्वसनीय तरीके से यह सोचा गया कि सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलेगा, सबके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं, और टेक्नोलॉजी की मदद से सबके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं, भले कितना भी फाइनेंशियल बैरियर हो, भले ही कितने लोगों के पास पैसा हो नहीं हो, पर सबके पास हेल्थ सर्विसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं। ये पॉलिसी ये भी प्रपोज किया कि इंक्रीज एक्सेस करना, हर एक आदमी के पास हमको ये हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हेल्थ सर्विसेज का खर्चे को कम करना है, लोगों को कम खर्च में मिलना चाहिए। उसमें उसने प्रपोज किया इस पॉलिसी में कि फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी, फ्री ड्रग्स होगा, फ्री डायग्नोस्टिक्स होगा, लोगों का जो डॉक्टर का कंसल्टेशन है वो भी फ्री दिया जाएगा, फ्री इमरजेंसी सर्विसेज दी जाएगी, कोई अचानक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है तो उसको फ्री में किया जाएगा। और एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो तो हॉस्पिटल्स में फ्री होगी ही होगी।
ठीक है, टीकाकरण वगैरह ये सब। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में फोकस करने के लिए ये पॉलिसी ने यह भी कहा कि जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका 2/3 भाग या उससे ज़्यादा ही प्राइमरी केयर को दिया जाए। ठीक है, जितने भी अस्पताल के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, चाहे डॉक्टर्स हो, की दवाइयाँ हो, की बेड्स हो, की हॉस्पिटल्स हो, उन सब का 2/3 भाग जो है प्राइमरी केयर को दिया जाए, प्रारंभिक आरंभिक स्वास्थ्य सेवा में वो पहुंचाया जा सके। उसमें ये भी प्रपोज किया गया कि 1000 लोगों की जनसंख्या में एटलीस्ट 2 बेड उनको मिलना ही चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि हेल्थ सर्विसेज उनको गोल्डन आवर के भीतर मिल सके। गोल्डन आवर क्या है कि किसी इस तरह की भी चोट आपको लगी जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक इंजरी, मतलब बहुत ही आपके हाथ पैर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बॉडी को, तो 60 मिनट्स का टाइम होता है गोल्डन आवर, है ना, उसके 1 घंटे के भीतर का टाइम गोल्डन आवर रहता है। तो उस 1 घंटे के भीतर आपको वो सारे हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए आपको लोगों को। इस पॉलिसी में यही उन्होंने ये प्रपोज किया कि लोगों को गोल्डन आवर के भीतर ही हेल्थ सर्विसेज पहुंच जाए उनके पास, और 1000 लोगों की जनसंख्या में एटलीस्ट 2 बेड हॉस्पिटल में रहे। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस, ये भी उनका टारगेट किया गया कि मॉर्बिडिटी, बीमारी लोगों तक ना हो, लोगों को उसके लिए रोकथाम करनी चाहिए। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होता है, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, उसके कारण भी लोग जो मर जा रहे हैं, उसको भी रोकथाम उसका भी हो कि लोग इस तरह की बीमारियों से नहीं मरे, बाय एडवोकेटिंग प्री स्क्रीनिंग। उसके लिए क्या होगा, समय समय पे हेल्थ कैंप लगा के लोगों का चेकअप किया जाएगा कि उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि उसको शुरुआत में ही उसको कंट्रोल किया जा सके। तो की टारगेट किया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो अंदाजा लगाया जाता है कि जन्म के समय से ही कि हाँ कितने लंबा जीवन होगा, वो पहले सोचते थे कि नहीं 67.5 वर्षों तक वह व्यक्ति जिएगा, उसको उन लोगों ने सोचा कि नहीं 70 सालों तक व्यक्ति जी पाए स्वस्थ होके। तो उन लोगों ने ये, ऐसा कैसा होगा जब उसको अच्छे से स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तो उन लोगों ने ये टारगेट किया कि 2025 तक हम ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ा लेंगे, 70 वर्ष उसको कर देंगे। इसी तरह इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है कि शिशु जो है जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, वो उसको भी रिड्यूस करना है। उसका जितना पहले से था उससे नंबर कम कर करके 28% तक उसको लाना है, कब 2019 तक ये टारगेट किया गया। इसी तरह अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट को भी 23% तक लाना है, कब 2025 में, कि जो है 5 वर्षों से के भीतर जो बच्चे मर जाते हैं उसको 23% पे ले आएंगे 2025 में, ये पॉलिसी में टारगेट किया गया। ठीक है, अब आगे है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में अलग अलग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर एक नया कॉन्सेप्ट है, हाँ, और पूरे दुनिया के लिए शायद वो नया कॉन्सेप्ट होगा, पर इंडिया के लिए तो वो नया नहीं है। इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही बहुत देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था, और इसी कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है। हेल्थ का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी अस्पताल सेंटर बनाए गए हैं, इसी सोच को, प्राइमरी हेल्थ केयर सोच को ही लेके बनाया गया है। ठीक है, और जो है ये कॉन्सेप्ट को, जो एक भोरे कमेटी रिपोर्ट बना था 1946 में, उसी को मॉडिफाई करके ये कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। ठीक है, भोरे कमेटी रिपोर्ट को। तो प्रेजेंट जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, जो इंडिया में स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो डिलीवरी सिस्टम है, वो इसी रिपोर्ट पे बना है, भोरे कमेटी रिपोर्ट पे। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अलग है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, गाँवों में और शहरों के एरिया में अलग अलग है। हर जगह जो है ऑर्गेनाइज नेटवर्क है हेल्थ सर्विसेज का, या कि एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे में रेफर किया जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से है। वो रूरल इंडिया में भी है, गांव के एरिया में भी है, और कुछ समय से वो अच्छे से चल रहा है। ऑल्दो वो इतना पता नहीं चलता है, वो नेटवर्क शहरी एरिया में उसका पता नहीं चल पाता है। अब रूरल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो ग्रास रूट पे, बिल्कुल लोअर लेवल पे, हर एक गांव में जो, जहाँ पे कि, या फिर कोई एरिया में जहाँ 1000 लोगों की जनसंख्या है,
वहाँ पे एक विलेज हेल्थ गाइड रहता है, जो कि लोगों के बीच में और हेल्थ सर्विसेज के बीच में लिंक का काम करता है, जो कि लोगों को बताता है कि हाँ, ये हेल्थ सर्विसेज अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, टीकाकरण दिया जा रहा है, आप लोग आइए लीजिए। ठीक है, एक हेल्थ गाइड रहता है, विलेज हेल्थ गाइड रहता है। वो उसको उससे ये आशा की जाती है कि वो जो हेल्थ पर्सनल है, डॉक्टर्स है, नर्सेस हैं, उनको वो असिस्ट करेगा इन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। किसमें? बीमारियों को रोकथाम करने के लिए जो सेवाएं दी जाएंगी, जागृति दी जाएगी, उसमें वो मदद करेगा। साथ ही साथ किसी तरह की दवाएं बांटी जा रही हैं मुफ्त में, कि टीकाकरण हो रहा है, उसको प्रमोट करने में भी वो डॉक्टर्स और नर्सेस को मदद करेगा। ठीक है, और कि लोगों को सिंपल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सब लोगों को तक सूचना पहुंचे, इस सब में भी वह मदद करेगा। ठीक है, इसी साथ एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट भी है गांव के एरिया में, एक ऐसा आदमी जो कि शिशु के जन्म के समय वह रहेगा वहां पे, क्योंकि उसे ट्रेनिंग मिली है कि किस तरह से शिशु का जन्म कराना है। ठीक है, तो वो डॉक्टर के साथ रहेगा वहां पे, या पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाएगा। वो स्किल्ड एक फर्स्ट के लेवल पे केयर देते हुए वह उस पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाएगा जो शिशु को जन्म करने वाली है। ठीक है, कोई कोई एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से ICDS प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सब चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि हर 1000 लोगों की जनसंख्या के लिए एक एक आंगनवाड़ी वर्कर को रखा गया है। ठीक है, और अब तो एक आशा दीदी भी एक रहती है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज हर गांव में रहती है, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर के साथ मिलकर वह काम करेंगी। ठीक है, जो कि लोगों को बताएंगे कि आपको किस तरह से बीमारियों को रोकथाम करनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास आना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से आपको हॉस्पिटल की तरफ से कौन सी फ्री सेवाएं दी जा रही है, वो सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये फीमेल हेल्थ वर्कर जो एक रहेंगी उसको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भी कहते हैं, ANM कहते हैं, और जो मेल रहेगा उसको मल्टीपर्पज वर्कर कहते हैं। ठीक है, एक स्त्री जो हेल्थ वर्कर के रूप में वहाँ काम करेगी उससे कहेंगे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, क्योंकि डिलीवरी के समय पेशेंट को डॉक्टर तक लाने तक वो पेशेंट की देखभाल करती रहेगी। और एक मल्टीपर्पज एक पुरुष जो वर्कर के रूप में रहेगा उसको मल्टीपर्पज वर्कर कहेंगे। ठीक है, तो गांव में है सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के साथ, वो सब सेंटर पे ही होता है, जहाँ पे कि कम्युनिटी के लोग आएंगे और उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है वो सिस्टम के साथ वो कांटेक्ट में रहेंगे, वो सब सेंटर पे होता है। हर 5000 की जनसंख्या के लिए एक एक सब सेंटर है। और बहुत ही डिफिकल्ट कबीले वाला एरिया है, कि पहाड़ी एरिया है वहाँ पे, जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ हर 3000 की जनसंख्या के लिए एक एक सब सेंटर बनाया गया है। सब सेंटर में प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज तीनों दी जाती है, कि बीमारियों को रोकथाम करने के लिए भी, प्रमोशन करने के लिए भी क्या क्या दवाएं स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, और तीसरी सिंपल ट्रीटमेंट के लिए ये सारी सर्विसेज ये सब सेंटर में दी जाती है। हेल्थ सब सेंटर में एक मेल स्टाफ रहेगा, एक फीमेल स्टाफ रहती है। ये लोग ग्रास रूट लेवल वर्कर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे लेवल में जहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, वहाँ के ये वर्कर होते हैं, जो कि ये जो हेल्थ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ये अस्पताल हेल्थ सेंटर सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा सा ये सब तैयारी किया हुआ पूरा सेटअप है, उसके ये सबसे नीचे लेवल के वर्कर हैं, और ये पूरा रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करते हैं। ये पूरे स्वास्थ्य सेवाएं स्तंभों के लिए ये रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत एक अच्छे तरीके से प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं सब सेंटर तक। और जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है कि जो इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिकेबल डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या एक परिवार के वेलफेयर के लिए चलाया जा रहा है, उन सब का एक सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या है कि हर 30,000 की पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जनरल एरियाज में है, और जो मुश्किल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, पहाड़ी एरिया है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या रहेगा, एक OPD रहेगा, मतलब कि एक
आपका ये रहेगा, ऑपरेशन थिएटर जैसा एक रहेगा। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी, 24 घंटे इमरजेंसी में आप आके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज रहेंगे। रेफरेंस भी रहेगा वहाँ पे आपको, हाँ, उसके बड़े हॉस्पिटल में आपको रेफर किया जा सकेगा। इन पेशेंट सर्विसेज रहेंगी वहाँ पे, मतलब कि पेशेंट एडमिट भी हो सकेंगे, 6 बेड उनके लिए बना रहेगा। डिलीवरी सर्विसेज भी होंगी कि जो वहाँ पे शिशु का जन्म भी हो सकेगा, ऐसी सर्विसेज भी रहेंगी। बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज भी रहेंगी, मतलब पैथोलॉजी लैब टाइप का भी वहाँ पे छोटा मोटा रहेगा, यहाँ पे टेस्ट लोग करा सकेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह। ऑपरेशन थिएटर तो कहीं कहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो भी सेवाएं हैं वो भी वहाँ पे रहेंगी। कोई कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर में 24 घंटे की सर्विसेज सप्ताह के सारे 7 दिनों दिए जाते हैं। और वहाँ पे एक एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के भीतर 6 सब सेंटर आते हैं। और वो केसेस को, अगर कोई मुश्किल केस है तो उनको वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी रेफर कर सकते हैं, या दूसरा जो जिला के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे भी वो केसेस को रेफर कर सकते हैं। एक एवरेज प्राइमरी हेल्थ केयर में कितने स्टाफ रहेंगे? 2 या 3 डॉक्टर रहेंगे, लेडी मेडिकल ऑफिसर भी एक रहेंगी, एक लेडी डॉक्टर भी रहेंगी, एक मेडिकल ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज रहेंगे, मतलब एक उनका हेड रहेंगे एक डॉक्टर, और एक जो है मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम वन ऑफ द इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो पारंपरिक तरीके से दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, उससे रिलेटेड भी एक डॉक्टर वहाँ रहेंगे। आयुर्वेदिक दवाएं वाले या होम्योपैथिक दवाएं वाले डॉक्टर एक रहेंगे, एक लेडीज डॉक्टर रहेंगी, एक उनके चार्ज इंचार्ज वाले डॉक्टर रहेंगे जो ओवरऑल चार्ज में रहेंगे, एक मेल और फीमेल हेल्थ असिस्टेंट रहेंगे, नर्स के जैसा मेल और फीमेल नर्स रहेंगे, एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर भी रहेगा, एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो कि लोगों को एजुकेट करेगा बीमारियों के बारे में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन रहेगा जो कि टेस्ट वेस्ट करने में मदद कराएगा लोगों को। एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट रहेंगे, एक व्यक्ति जो कि एक डेटा निकालते रहेंगे कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, क्या बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही साथ MPWs एंड अदर ऑक्सिलरी स्टाफ भी रहेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर्स और दूसरे दूसरे जैसे कि आशा वर्कर, ये सब भी रहेंगे। अब जितने भी स्टाफ है उस सब सेंटर के, उन सबको सुपरविजन और सपोर्ट दिया जाता है एक मेल और एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट के थ्रू, ठीक है। ये जो 6 सब सेंटर रहेंगे, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर के भीतर 6 सब सेंटर रहेंगे, ठीक है। उन सब को सुपरविजन, उन सब के ऊपर नज़र कौन रखेगा और सपोर्ट कौन उनको करेगा, तो एक एक जो है, एक 6 के ऊपर एक मेल और एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट रहेंगे। वो लोग वो 6 सब सेंटर के वो लोग देखभाल करेंगे, ठीक है। फीमेल हेल्थ असिस्टेंट को क्या कहेंगे? लेडी हेल्थ विजिटर कहेंगे। और वो जो है, ये जो हेल्थ असिस्टेंट है, वो लोग उस सब सेंटर को PHC के साथ, पब्लिक हेल्थ सेंटर के साथ लिंक करके रखे रहेंगे कि हाँ सब सेंटर में कुछ अगर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही तो उसको नेक्स्ट लेवल पे पब्लिक हेल्थ सेंटर पे पहुंचाएंगे, ये सब रहेगा, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे पहुंचाएंगे जो अगर सब सेंटर पे उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। अब जो थर्ड लेवल है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ये सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। प्राइमरी लेवल पे आपका था सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सेकेंडरी लेवल पे है। ये है कि जिन पेशेंट को रेफर किया जाएगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए, स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर की जिनको ज़रूरत होगी, वहाँ पे उनके लिए है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड वाला हॉस्पिटल रहता है। हर 1,20,000 के जनसंख्या के लिए एक एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जनरल एरिया में, और मुश्किल जगहों पे, पहाड़ी वाली जगहों पे 80,000 की जनसंख्या के लिए एक एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है। वहाँ पे OPD IPD सर्विसेज सभी रहते हैं। मतलब कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी रहेगा, इन पेशेंट मतलब कि बाहर से आके पेशेंट आके दिखा के चले जाएंगे, या फिर एडमिट भी हो सकते हैं वहाँ पे। IPD OPD दोनों रहेगा, और आयुष डॉक्टर्स भी रहेंगे, आई स्पेशलिस्ट भी रहेंगे, ठीक है। इमरजेंसी सर्विसेज भी रहेगी, आपातकालीन सेवाएं जो कहती हैं, लेबोरेटरी सर्विसेज, टेस्ट की सुविधाएं भी रहेंगी, पैथोलॉजी टेस्ट की, और दूसरे दूसरे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनके से भी रिलेटेड सेवाएं उनको वहाँ पे दी जाएगी। ये सब जो है
कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहता है। तो अब यहाँ से पेशेंट को और ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब में रेफर किया जा सकता है। आप देखेंगे आपके बुक में एक पूरा फिगर 3.4 में पूरा एक टेबल बनाया गया है कि सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ केयर है, उसके बाद उसके अंदर आते हैं पीएचसी, 4 पीएचसी है, फिर वो एक एक पीएचसी में 6 सब सेंटर है, ठीक है, और एक एक सब सेंटर में एक एएनएम और फीमेल और हेल्थ मेल वर्कर्स है जो कि एएनएम और मल्टीपर्पज वर्कर्स है। फिर उसके नीचे जो है आपका एक एक सब सेंटर में आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ गाइड है, ठीक है, एसबीए जो है वो भी है। ये सारे बहुत सारे एक एक सब सेंटर के भीतर 5-6 गांव आ रहे हैं, वो 5-6 गांव में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब उनके वहाँ पे आ रहे हैं। सब सेंटर्स के भीतर छोटे छोटे और भी हैं, हर एक गांव आते हैं सब सेंटर के भीतर, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग का अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि अर्बन एरियाज में ज़्यादातर कौन अथॉरिटीज रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी रहती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहता है, ठीक है। अलग अलग भौगोलिक एरिया में हॉस्पिटल्स बने रहते हैं ताकि उस लोकेलिटी के लोगों को सेवाएं मिल सके। वहाँ पे मेनली क्यूरेटिव सर्विसेज होते हैं, ट्रीटमेंट होती हैं सब हॉस्पिटल में ज़्यादा, ऑल्दो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज भी होती हैं कि बीमारियों के होने से पहले ही रोकथाम और प्रमोट करने के लिए कि कैसे अच्छा स्वास्थ्य रखे, उसके लिए लोगों को जागृत करने के लिए भी सर्विसेज रहती हैं, ठीक है। तो सर्विस डिलीवरी इन अर्बन हेल्थ एरियाज हैपन अंडर NUHM थ्रू द फॉलोइंग। हाँ, उसमें कैसे होता है, एक UPHC होता है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, 50,000 की जनसंख्या के लिए एक एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहता है। वहाँ पे OPD होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का क्लिनिक होता है, लैब डायग्नोसिस होता है, ठीक है, पैथोलॉजी टेस्ट का पूरा बड़ा बड़ा सेंटर्स होता है। वहाँ पे दवाइयाँ मिलती, दवाइयों मिलने की सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग करने के लिए भी जो दवाइयाँ हैं उसकी भी सर्विसेज हैं, और जो है लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए जो किताबें दी जाएंगी, कि बुकलेट पैम्पलेट दिए जाएंगे, वो सब भी है। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुँचे, उसकी भी सारी सुविधाएं रहती हैं, ठीक है। वो भी अपने ANM वर्कर्स के थ्रू सारी सुविधाएं लोगों तक पहुँचाते हैं। और एक होता है UCHCs है, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये ऐसे जगह पे बनाया गया है जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा एक एक एरिया में वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पे इन पेशेंट केयर सर्विसेज दी जाती हैं कि लोग आके एडमिट भी हो सकेंगे। वहाँ पे आशा दीदी सबको भी एम्प्लॉय किया जाता है। हर 1000-2500 पॉपुलेशन के भीतर एक एक आशा दीदी रहती हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटी और कम्युनिटी के बीच में लिंक रहती है। वो बताती है कि आप कम्युनिटी को क्या हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, वो हेल्थ फैसिलिटी कम्युनिटी तक पहुंचाती हैं वो आशा दीदी लोग, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया सारा हेल्थ केयर के बारे में। अगर हम उसको अब कंप्लीट करेंगे तो सम अप करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट में हमको पता चला कि इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है, हेल्थ को बताने वाला सूचकांक क्या है, और किस तरीके से किसी एक कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस के बारे में, उनका हेल्थ का कंडीशन कैसा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हेल्थ जो है बहुत तरीके से जाना जा सकता है हेल्थ, और बहुत सारे इंडिकेटर की ज़रूरत होती है उसको जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हाँ, कि लोगों का डेथ रेट कैसा है, बीमारियों का इंडिकेटर कैसा है, उनका पोषक तत्व कितना मिल रहा है, सोशो इकोनॉमिक, उनका समाज में कैसी हालत है, उनका आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स बताए जाते हैं कि इससे बताया जाता है इंडिया में हेल्थ सिचुएशन का क्या प्रोफाइल है, फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स हैं जो लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य केयर सेवाएं दे रही हैं, और अभी के समय में प्रेजेंटली हेल्थ केयर डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है, सेंटर सेंटर सब किस किस रूप में इंडिया में बनाए गए हैं। आगे ग्लॉसरी पे हम आ जाते हैं तो एक है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ये क्या बताता है कि 1000 लोगों की जनसंख्या में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, मान लीजिए 50 से 60 के बीच के एज ग्रुप में एक साल में
कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो एज स्पेसिफिक डेथ रेट होगा। 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु हुई 50 से 60 की उम्र में। इसी तरह क्रूड बर्थ डेथ रेट है कि 1000 की जनसंख्या में कितने जन्म लिए एक साल में, वो क्रूड बर्थ रेट है। उसी तरह ओपीडी क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। एक पर्सन जिसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को दिखाता है, पर उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, बेड की ज़रूरत नहीं। आईपीडी क्या, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है। एक पेशेंट जो आया उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, 24 घंटे से ज़्यादा के लिए एडमिट हुआ है, तो वह आईपीडी है। तो आपका ये जो है यूनिट 3 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ब्लॉक 1 का यूनिट 3 हो गया है। अब हम लोग जल्दी ही न्यू ब्लॉक में मिलेंगे, या इस ब्लॉक में अगर और यूनिट्स होगा तो हम लोग उसमें पहुंचेंगे। यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा, DEC2 की जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स लोग के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।